तो एक पुरानी जर्मन कहावत है कि प्यार, आग, खांसी, खारिश और गठिया छुपाए नहीं छुपते। एक तरफ तो आप गठिया की वजह से तकलीफ दे सूजन को नहीं छुपा सकते, मगर साथ ही साथ जोड़ों की सोजिश आपके लिए मुतअद्दिद मसाइल का भी बाइस होती है। गठिया, जिसे जोड़ों का दर्द, जोड़ों की सोजिश या हड्डियों की आतिश जनी भी कहा जाता है, हमारे मुल्क में मुअम्मर अफराद में बहुत आम है और अक्सरियत इसकी इब्तदाई अलामात को उम्र का तकाजा भी समझ कर नज़रअंदाज करती रहती है। यहाँ तक कि चाल ढाल में टेढ़ापन भी नुमाया हो जाता है। पहले गठिया को अमीरों की बीमारी समझा जाता था, यानी ऐसे अफराद जो ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं या जिनकी उम्र 50 साल से जायद हो, लेकिन अब नौजवानों और बच्चों में भी ये जो मर्ज़ है इसकी तशख़ीस हो रही है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे यहाँ गठिया से मुतासिरा नौजवान मरीज़ों की जो तादाद है वो तकरीबन 1.5 करोड़ तक जा पहुँची है, जबकि 50 लाख बच्चे भी इस आर्ज़े का शिकार हैं। तो गठिया का मर्ज़ दर हकीकत है क्या, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इससे बचाव कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, और ख़ास तौर पर फिजियोथेरेपी इस हवाले से कितना मौसर तरीका इलाज साबित हो सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर बिलाल उमर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर बिलाल, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर बिलाल, सबसे पहले तो जैसे थोड़ा बहुत मैंने गठिया के मर्ज़ के हवाले से बता दिया है, कुछ और एलेबोरेट करते हैं हमारे नाज़रीन के लिए कि गठिया का मर्ज़ एक्चुअली होता क्या है और पाकिस्तान में ये मर्ज़ कौन सी उम्र से स्टार्ट हो जाता है? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। ये जो गठिया का मर्ज़ है ये इसलिए भी थोड़ा बढ़ रहा है कि अब इसके बारे थोड़ी आप कह लें कि अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है, लोगों को पता ज़्यादा चल रहा है। पहले ये काफ़ी देर तक छुपा रहता था, देर में जाके पता चलता था कि ये है। सबसे पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये है तो ये आर्थराइटिस, इसको इंग्लिश में जैसे हम रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं गठिया को। ठीक है। तो आर्थराइटिस में होता ये है कि जो जोड़ होते हैं हमारे, उसकी जो सतह होती हैं वो उसमें तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। अच्छा। वैसे तो ये अमल जो है वो बुढ़ापे में ही जाके होता है, लेकिन जो गठिया है इसका मसला ये है कि ये शुरू वाली एजेस में भी शुरू हो जाता है। बल्कि अगर देखा जाए तो ये होता ही शुरू में, जो पहली वाली जो स्टेजेस हैं, जैसे 20s में शुरू हो गया, 30s में शुरू हो गया, लेकिन क्योंकि वो हम सब लोग जो है उसको छुपाते हैं या किसी तरह से उसको झीलते रहते हैं, और जब वो बुढ़ापे में जाके ज़रा नुमाया सामने आता है तो फिर उस वक्त तक वो काफ़ी एडवांस स्टेजेस में चला गया होता है, जब उसकी जो रिकवरी है वो भी काफ़ी मुश्किल हो गई होती है। और जैसे अब ये आप कह रही थी कि मतलब ये अमीरों की बीमारी है, तो अमीरों की अब इसकी सिचुएशन, ये जो कहावत है काफ़ी डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे जैसे कि पहले तो ये था कि क्योंकि जो हेल्थ है या इस तरह की जो चीज़ें हैं उसकी रसाई ज़्यादा अमीरों को होती थी, उनकी डायग्नोज ऐसे कह लें, उनकी डायग्नोज हो जाती थी तो वो रिपोर्ट हो जाती थी। और जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, जैसे गरीब है, उनको हेल्थ की उस तरह की रसाई नहीं थी, जैसे कि अभी तो हर बंदे को हेल्थ की रसाई है, तो डायग्नोसिस जो था उस तरह का क्विक नहीं होता था, अमीरों में पाया जाता था। अच्छा। अदरवाइज अगर इसको देखें, अगर इसके जो रिस्क फैक्टर है उसमें लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ज्यादा है। ओके। मतलब कि जो अब गरीब ये हर तबके में जो है आम हो चुकी है, ये वाली बीमारी जो है हर हल्के में आम है। और अगर इसको हम कैटेगोरिकली कहें तो ये गरीबों में ज्यादा हमें मिलती है, क्योंकि गरीबों में इसलिए ज्यादा मिलती है कि उसकी जो रीजंस हैं, जैसे डाइट के हवाले से विटामिन डी है या और जो माल न्यूट्रिशन होती है वो होती, क्योंकि लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में ज़्यादा है, तो उनमें थोड़ी ये आप कह लें कि इसकी रेशो कुछ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। होता असल में ये है कि क्योंकि इसकी जो रीजंस ही ये हैं, मैं थोड़ा आपको इसका अगर थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं, एग्जैक्टली वजूहात के हवाले से भी बता होता ये है, जो दूसरा आर्थराइटिस है उसने तो एज के साथ होना होता है। अच्छा। जैसे कि हमारे सारे सिस्टम ही डिक्लाइन करते हैं, तो इस तरह हमारे जो जोड़ हैं वो भी डिक्लाइन करते हैं, उनकी भी तोड़ फोड़ होती है। इसमें ये होता है कि हमारे जो जिस्म है उसके अंदर एक कुव्वत मुदाफ़त का एक सिस्टम होता है। अब कुव्वत मुदाफ़त का ये काम होता है कि जितने भी फॉरेन बॉडीज़ होती हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया है या कोई भी ऐसी चीज़ जो बॉडी की नहीं है, उसके अगेंस्ट उन्होंने फाइट करनी होती है, जैसे वायरसेस हैं या कोई भी चीज़ है। होता यह है कि हमारे जो कुव्वत मुदाफ़त के सिस्टम के अंदर थोड़ी सी आप कह लें कि चेंज आ जाती है, वो अपनी बॉडी के ही जो सेल्स हैं उसी को बाहर की बॉडी समझना शुरू हो जाता है। मतलब अपने जो जोड़ के जो खुलिये होते हैं हमारे, उनको वो समझता है ये हमारी बॉडी के नहीं है, ये बाहर के खुलिये हैं, तो उसके अगेंस्ट वो काम करना शुरू कर देता है। मतलब हमारा कुव्वत मुदाफ़त सिस्टम ही अपने जोड़ों को तोड़ फोड़ उनकी शुरू कर देता है, उसको बाहर की बॉडी समझ के। तो जब वो मसलसल उसको बाहर की बॉडी समझ रहा है, फॉरेन बॉडी समझ रहा है, तो उसके अगेंस्ट जब हमारा कुव्वत मुदाफ़त का सिस्टम काम करता रहता है, उसकी वजह से वहाँ पे सोजिश शुरू हो जाती है।
अब एक ही टाइम पे दो चीज़ें चल रही होती हैं। एक तरफ हमारी अपनी बॉडी उस सिस्टम को बचा रही होती है और हमारी बॉडी उस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रही होती है, हाँ। डिस्टर्ब भी कर रही होती है। तो उसमें होता यही है कि थोड़ी कुछ रिकवरी होती है, कुछ तोड़फोड़ होती है, कुछ रिकवरी होती है, कुछ तोड़फोड़ होती है, और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, मतलब अपनी बॉडी बॉडी सेल्स के अगेंस्ट हो जाती है, तो उसमें इसका कोई लेकिन इसकी बेसिक डॉक्टर बिलाल बेसिक इसकी वजूहात क्या है? क्या सिर्फ डाइट की वजह से ही होता है? बेसिक अगर इसको कहे तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। अगर हमारे जीन्स के अंदर है तो ये इसके चांसेस होते हैं अपीयर होने के, क्योंकि हमारी बॉडी जो जेनेटिकली है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको बढ़ावा दे सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे जीन्स के अंदर है और हमारे जो डाइट है उसके अंदर विटामिन डी कम है, उसके अंदर आप कह लें कि जो शुगर है उसकी जो इनटेक है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या हमारी जो हेल्दी डाइट नहीं है, जैसे कहते हैं कि मतलब अगर हम प्रोसेस जो फूड होती है उसको वो ज़्यादा हैबिचुअल है लेने के, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं। जब मोटापा है, ओबेसिटी जो होती है वो भी एक फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है। तो ये कुछ फैक्टर ऐसे हो सकते हैं कि जिसके अंदर वो जो जीन्स है उनको सपोर्ट मिलती है, वो डिजीज़ जो ना अपीयर हो जाती है। फिर फीमेल जेंडर होना ये भी एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि वैसे तो ये जो प्रॉब्लम है ओवरऑल आप ऐसे कह लें कि 200 में से किसी एक बंदे को होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा आप कह लें कि 100 में से किसी एक बंदे को होती है, मतलब 0.5 से 1% तक इसकी प्रेवलेंस है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये फीमेल्स में आप कह लें कि ये ज़्यादा है, थोड़ी ज़्यादा है, दो तीन टाइम्स जो ना वो ज़्यादा दुगना होती है फीमेल्स में। लेकिन मुझे ये बताइए ये कितनी तकलीफ दे, ये जो मर्ज़ है कितना तकलीफ दे होता है, और दूसरा ये काबिल इलाज मर्ज़ है? देखें, जो इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, मतलब इसकी अगर आप कहें तो इसकी 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहली स्टेज है, दूसरी, तीसरी और चौथी। जो पहली दूसरी है ना उसका तो इतना पता कोई नहीं चलता, उसमें इतनी तकलीफ कोई नहीं होती। हाँ, उसकी अलामतें अपीयर होगी होती हैं, लेकिन अगर थोड़ी उसकी अवेयरनेस हो तो उस मौके पे उसको हम काफ़ी हद तक स्लो डाउन कर सकते हैं। इलाज इसका इस तरह मुमकिन है कि हम इसको स्लो डाउन कर सकते हैं, इसको मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं कर सकते। और इसके इलाज के अंदर फिर काफ़ी सारे जो प्रोफेशन है इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एक तरफ हमने मेडिसिन से इसको ठीक करना होता है, एक तरफ हमने इसको डाइट से ठीक करना होता है, फिर इसको फिजियोथेरापी का बहुत अच्छा और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। और इस तरह हमने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ, मतलब का दो तीन जो प्रोफेशनल हैं इसमें प्रोफेशन इसको मिल के इसको ठीक करते हैं, इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। इसको मुकम्मल तौर पे आप कह लें कि ठीक नहीं किया जा सकता। अलबत्ता ये है कि अगर अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज हो जाए तो फिर आप कह लें कि जो इसकी जो डिसेबिलिटी है ना इसकी वजह से जो आती है वो काफ़ी हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। जैसे अगर हम इलाज ना करें इसका, इसको छुपा के रखें, जैसे ख़वातीन में बाज़ का हमारी सोसाइटी क्योंकि ऐसी है कि इसके अंदर ख़वातीन में अगर ये मर्ज़ आ जाए उसको छुपाया जाता है कि वो इसका जो है कोई बुरा इम्पेक्ट ना आए उसकी फैमिली में या जो भी इस तरह, तो वो इस तरह वो प्रोग्रेस करती है तेज़ी के साथ, और 10 साल में इतना अपीयर हो जाती है कि वो फिर काफ़ी डिसेबल कर देती है बॉडी को। आप चल भी नहीं सकते, इसमें तो ये भी देखा है मैंने। हाँ जी, इवन चल भी नहीं सकते। हाँ। वैसे तो इसका जो ना ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है ना वो होता है हाथों पाँव पे, क्योंकि छोटे जो जॉइंट होते हैं ना उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। एडवांस स्टेजेस में जाके जो है ना वो फिर जो दूसरे बड़े जो जोड़ होते हैं जैसे नीज है या हिप है उस पे होते हैं, लेकिन क्योंकि स्पाइन इसके अंदर बड़ी इन्वॉल्व होती है, जैसे हमारी नेक है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, स्पाइन इस पे इन्वॉल्व होती है, तो वो एक बहुत बड़ा एक डिसेबिलिटी का। तो फिर इसको डॉक्टर बिलाल हम कम कैसे कर सकते हैं इसकी सोजश को, या फिर इसका जो दर्द है उसको किस तरह कम कर सकते हैं, और फिजियोथेरेपी के थ्रू हम किस तरह इसको कम करेंगे? जी बिल्कुल मैडम, ये तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया, हाँ जी, कि 2-3 जो चीज़ें ना इसके अंदर एट ए टाइम लेके चलनी होती है। एक तरफ तो रेमेटोलॉजिस्ट जो है उनसे ज़रूर कंसल्ट करके हमें जो उसकी जो डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स होती हैं, एक तो यूजुअल पेन किलर्स होते हैं ना, वो तो हमने इसमें इतने ज़्यादा लेने नहीं होते, क्योंकि वो अल्टीमेटली बाकी जो सिस्टम है उनको बड़ा डिसरप्ट करते हैं, क्योंकि मुसलसल ही लेने पड़ते हैं। जो डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स एक तरफ चल रही होती हैं वो रेमेटोलॉजिस्ट जो ना खास तौर पर उसको रिकमेंड करते हैं, उसकी डोजेज वगैरह। फिजियोथेरापी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि अगर अर्ली स्टेज में पेशेंट आए, जो कि बहुत कम आते हैं क्योंकि काफ़ी एडवांस स्टेज में हमारे पास आते हैं, तो अगर अर्ली स्टेज में है तो उसके अंदर हमने उनके जॉइंट्स को मोबिलाइज रखना होता है, कि उनको ऐसी फंक्शनल एक्टिविटीज़ में डालना होता है, ऐसी एक्सरसाइज बतानी होती है जो कि मुसलसल वो करते रहें तो उसकी जो उसका इफेक्ट है वो कम हो जाए।
लेकिन अगर जैसे एडवांस स्टेजेस में आमतौर पे आते हैं तो उसमें फिर ये होता है कि हम कुछ चीज़ें साथ में सपोर्ट में लेते हैं, जैसे सॉफ्ट टिश्यू, इसका मसाज होता है, साथ इसके एक वैक्स थेरेपी होती है। उसमें ये होता है कि हमने जो अपने छोटे जॉइंट हैं और जो फीट है, हाथ हैं, वो हमने वैक्स के अंदर हमने रखने होते अच्छा। हैं। या एक डिवाइस होती है, उसको टेंस हम बोलते हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो कि उसको मोबाइल रखना होती है, क्योंकि इसका जो अगर देखें ना तो इम्पैक्ट होता है वो प्योर मोबिलिटी भी होता है कि इसके जॉइंट की हरकत जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, वो पेनफुल होती है। तो फिजियोथेरेपी के अंदर कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिसका एक तरफ काम ये होता है कि वो पेन को कम करती हैं, दूसरी तरफ काम ये होता है कि वो उसको जो रेंज है, उसकी मोबिलिटी है, उसको वो उसको